एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आया हूँ। 15 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। अगर आपने हमारे पहले मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर देखें। आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी, नए नए क्वेश्चंस को करने के तरीके समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डेली जो 15 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको टाइमली मिल सकें और आपकी तैयारी में हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें से 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो प्रॉफिट एंड लॉस के, 5 सिंपल इंटरेस्ट के और 5 कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, इस तरह से 15 क्वेश्चन हैं, ताकि तीनों टॉपिकों से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सीखने को मिले और डेली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके भी कवर होते चलेंगे। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 30%। एक वॉशिंग मशीन को 30% छूट पर बेचा जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसे इतने रुपए में खरीदता है तो उसकी सूची मूल्य क्या होगा, लिस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि छपा हुआ रेट क्या होगा। देखो, हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, उस पर सामान पे कुछ छपा हुआ रेट होता है, उस पर जो दुकानदार है कुछ छूट देता है, डिस्काउंट देता है। उसके बाद डिस्काउंट कम होकर माइनस होकर ही तो हमें कीमत पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। यानी कि मैं कह रहा हूँ सामान का कुछ MRP है, ठीक है। MRP में से जो डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आएगी, हालांकि यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, अगर मैं डिस्काउंट को माइनस करूँगा तो जो उसकी सेलिंग प्राइस आती है ना, जो दुकानदार है वो छपे हुए रेट में से डिस्काउंट घटाकर ही तो हमें देगा, और यही जो सेलिंग प्राइस दुकानदार की जो खरीदने वाला है उसके लिए CP बन जाती है। यही तो होता है, दुकानदार ने कुछ छपे हुए रेट पर डिस्काउंट दिया तो इतने में बेचा, जितने इसकी SP दुकानदार की थी वही हमारी जो हम खरीदने जाते हैं वो हमारी क्रय मूल्य हो जाती है ना। यही होता है। अब आदमी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि छपा हुआ रेट तो हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये कह रखा है कि 30% छूट के बाद इतने में खरीद रहा है वो, या यानी ये कह लो कि दुकानदार 30% छूट देने के बाद इतने में बेच रहा है ना। बात तो दोनों सेम है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो क्या है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे हमारा जो छपा हुआ रेट है लिस्ट प्राइस, उसको मैं क्या है 100 मान लेता हूँ, है ना। 100 पे परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होता है, 100 मान लेता हूँ। और 100 पर कितना परसेंट छूट मिल रही है, 30%। अगर मैं 100 का 30% निकालूँ तो कितना आएगा, 30 रुपये, है ना। 100 का डिस्काउंट 30% निकालो, 30 रुपये आएगा। ये वैल्यू निकल के कितनी आई, 70 आई। लेकिन ये हमें दे कितना रखा है, 6580, है ना। जो हमें ये बेचने वाला मूल्य या खरीदने वाला मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, इतना। यहाँ से मैं 7 की वैल्यू निकालूं तो देखो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 7 से मैं डिवाइड करूँ से 658 को, तो 7 9 जा 63 2 8, तो 4 बार पूरा कट गया, है ना। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 7 की वैल्यू 54 है तो 1 की वैल्यू कितने की डिवाइड करके 54। अगर 1 की वैल्यू 54 है, हमसे क्या पूछ रहा है, छपा हुआ रेट। छपा हुआ रेट हमें कितना माना था, 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9400, है ना। तो 100 मान के काफ़ी आसान रहा। अब हालांकि इसे X मान के भी कर सकते हैं, लेकिन 100 मान के कैलकुलेशन करनी काफ़ी सरल होती है ना। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर उसका छपा हुआ रेट हमने 100 माना, उस पर डिस्काउंट 30% मिल रहा है, 100 पे 30% यानी कि 30 रुपये। अगर 100 में से 30 रुपये छूट मिल रही है, यानी कि 100 में से 30 रुपये घटाने पड़ेंगे, तो 70 रुपये में बेचा जा रहा है। या ये कहो कि 70 रुपये में हम खरीद रहे हैं उसे, तो 70 रुपये का सामान है, लेकिन हमने कितने रुपए अदा किए हैं, 6580 रुपये अदा किए हैं। तो अगर 70 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 94। अगर 1 की वैल्यू 94 है तो 100 की पूछी है, 100 ही तो हमारा MRP है, सूची मूल्य, तो 100 की वैल्यू 9400 आ गई। ठीक है, क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। आप साथ के साथ नोट जरूर करते चलें, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। अगर कहीं पे डाउट लगता है तो बैक करके आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखें, आपको डेफिनेटली काफ़ी समझ में आ जाएगा। Question number 2. After allowing a discount of 12% on MRP, a shopkeeper still gain 21%. तो MRP कितना परसेंट ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ना, एक दुकानदार है, अंकित मूल्य में 12% छूट भी दे देता है, लेकिन इसे तब भी 21% का फ़ायदा हो रहा है।
तो उसने कुछ क्या है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कुछ बढ़ा के लिखा होगा, है ना। जितने में उसने सामान खरीदा उससे कुछ % ज़्यादा अंकित मूल्य छापा होगा, ताकि तभी तो उसे डिस्काउंट देने पे भी फ़ायदा हो रहा है। तो वो कितना हमने बढ़ा के लिखा, कितना प्रतिशत, वो पूछा है। तो देखो इसको करने का जो तरीका है वो क्या होता है, इसकी एक ट्रिक होती है। सीपी और एमआरपी का, मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगा। सीपी और एमआरपी का अनुपात का एक फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर यहाँ पे लॉस की बात हो रही होती तो मैं प्लस पी की जगह पे माइनस एल यूज़ करता, अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे लॉस की बात हो रही होती। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एमआरपी यानी कि इसका छपा हुआ मूल्य। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कब लगाना होता है, जब हमें क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और लाभ हानि, इस तरह की 4 चीज़ों की बात हो रही हो, तो इस फॉर्मूले से हम सरलता से इसे निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सीपी एमआरपी की हमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें डी और पी पता है, डिस्काउंट और प्रॉफिट। तो देखो 100 माइनस डी, देखो ये कैसे याद करने का तरीका है, एमआरपी के क्रॉस में डिस्काउंट और सीपी के क्रॉस में प्रॉफिट। डी डिस्काउंट कितना दे रखा है, 12%, 12% दे दिया है। और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 21%, यानी कि 100 प्लस 21 दे रखा है। अब ये कितना आ जाएगा, 88, और ये नीचे कितना आ जाएगा, 121। अब मैं 11 से ऊपर काटूँ, 11 से 8 आ गया, 11 से नीचे काटूँ तो 11 आ गया। तो देखो ये दोनों का हमें अनुपात पता चल गया है, सीपी और एमआरपी का। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीपी से एमआरपी कितना ज़्यादा प्रतिशत छपा हुआ है, सीपी से एमआरपी कितना % ज़्यादा है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से कितना अधिक है। हम देखें, देखो क्रय मूल्य को मैं मान लूँ 8 और अंकित मूल्य को 11 मान लूँ, तो देखो कितना बढ़ा के लिखा हुआ है, +3, +3 बढ़ा के लिखा हुआ है ना। तो कितना हो गया, 3 तो बढ़ा दिया है, कितने पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 8 इंटू 100, 300 अपॉन 8, यानी कि 37.5%। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है ना। अगर आपने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने क्या है, 2 वीडियो अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट है उसकी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है ना, वहाँ से आपको क्या है 20-25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने को मिलेगी, जहाँ पे मैंने हर टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करा रखे हैं। इस टॉपिक के भी मैंने इस टाइप के भी 3-4 क्वेश्चन करा रखे हैं, वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मैं बेसिक से भी करना बताता हूँ आपको। 100 मान के कैसे करते हैं, मैं देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सीपी हो रही है, एमआरपी और एसपी। सीपी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि सामान उसने 100 रुपये का सामान था मान लो, ठीक है, उसे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 21% का, यानी कि 100 से सामान उसने 121 में बेचा है। यही तो मतलब है ना। उसे 21% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 के सामान को उसने 21 में बेचा है। अच्छा, एमआरपी को मैं देखूं, एमआरपी मेरा क्या है, मैं एक्स मान लेता हूं। एमआरपी में शुरुआत में एक्स मान लेता हूं, लेकिन इस पर एक्स पर क्या है, 12% की छूट है। एक्स पे क्या है, 12% की छूट है, यानी कि एक्स का 12% माइनस करूँ तो कितना है, 88, 88 एक्स बटे 100, है ना। 100 एक्स में से अगर मैं 12% घटाऊँ तो 88 एक्स अपॉन 100, तो क्या आएगा, एस पी आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 121। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या है, 11 से ये, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 121 और 2 100 यहाँ पर आ गया और 88 नीचे है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 11 से ये कितने बार कटेगा, 11 से कटेगा ये 11 बार, 11 से कटेगा ये 8 बार, तो ये कितना आ गया, 1100 अपॉन 8, 1100 अपॉन 8। ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स की, एक्स यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि 100 रुपये तो हमारा सीपी था और अंकित मूल्य कितना आया, 1100 अपॉन 8। अब देखो यहाँ पे अभी सीपी भी पता चल गया, एमआर भी पता चलेगा। अब इन दोनों पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको 37.5% अब यहाँ से कैलकुलेट करके मिल जाएगा, है ना। देखो यही तो पूछा था कि सीपी और एमआरपी में कितनी % की बढ़ोतरी हुई है। 100 से अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें
तो 37.5 अब आ जाएगा। ठीक है ना, इसे आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, मैं आपको बेसिक्स से तो थोड़ा फिर लेंदी पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई कि इससे अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो काफ़ी सरलता से इसे निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 40% इक्वल्स टू सिंगल डिस्काउंट। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि या तो हम एक ही बार में कोई छूट दे दें या 2 बार में छूट दे दें, तो ये किसके बराबर होगी वो पूछा जा रहा है ना, कि अगर 20 और 40 2 बार में 2 हिस्सों में परसेंटेज ब्रेक करके दी डिस्काउंट को, ये किसके बराबर होगी। तो देखो इसको करने का जो तरीका होता है, जब देखो नेट परसेंटेज चेंज निकालना हो ना, तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्मूला है। देखो जब इस तरह से दे रखा हो कि अगर मैंने किसी साम को 2 बार बढ़ाया तो नेट परसेंटेज कितना चेंज कितना आया, नेट परसेंटेज चेंज निकालना हो तो ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों डिस्काउंट में हैं तो दोनों को मैं नेगेटिव यूज़ करूँगा। डिस्काउंट यानी कि कम हो रहा है तो मैं x की वैल्यू क्या है माइनस में लूँगा, माइनस का 20, y कितना है माइनस का 40। ठीक है, नेगेटिव है क्योंकि डिस्काउंट और डिस्काउंट नेगेटिव तो होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा होता है ना, 2 बार प्रॉफिट हुआ है तो मैं प्लस प्लस यूज़ करता। तो यहाँ पे 40 हो गया, x की जगह पे मैं माइनस का 20 रखूँगा, y की जगह पे ये 20 है यहाँ पे, y की जगह पे माइनस का 40 अपॉन में 100। अच्छा 100 यहाँ पर, सॉरी 100 यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये माइनस 20 और माइनस 40 कितना हो गया, माइनस का 60। ठीक है, 20 और 40 कितना होता है 800, तो माइनस माइनस प्लस के 800, 800 बटे 100 यानी कि 8। तो ये आ गया माइनस का 52। माइनस आ रहा है मतलब डिस्काउंट ही तो है, इसलिए तो माइनस आ रहा है। तो ये 52% का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से करके हम काफ़ी सरलता से कर पा रहे हैं। हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 2 बार क्या है परसेंटेज चेंज आ रहा है तो नेट परसेंटेज चेंज निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पर डिस्काउंट की बात हो रही है तो दोनों को मैंने डिस्काउंट की तरह ट्रीट किया, है ना। अगर यहाँ पर क्या है कह रहा था इतनी % की वृद्धि हुई, मतलब ऐसे क्वेश्चन होता कि एक बार 20% की वृद्धि हुई, एक बार फिर 40% की हुई, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, तो मैं दोनों में प्लस 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 करके इस्तेमाल करता। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है तो दोनों को मैंने माइनस यूज़ किया है ना। तो हमारा आंसर माइनस में आया कि माइनस क्या बता रहा है, डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप क्या है वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अकबर कोई एक जोड़ी जूते जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है का मूल्य क्या अंकित करना चाहिए अकबर को, ताकि 16% छूट देने के बाद भी 12% लाभ मिले। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन वही बताया कि MRP CP वाला, वही इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें पूछा है कितना अंकित मूल्य लगाए वो। ठीक है, तो MRP अपॉन CP। तो इस फॉर्मूले में मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए ताकि आपका क्या है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इस फॉर्मूले का। MRP अपॉन CP, CP के सामने मैंने बताया कि CP के सामने हमेशा क्या है क्रॉस में प्रॉफिट या लॉस आता है, और MRP के क्रॉस में हमेशा डिस्काउंट आता है, वो डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि ज़रूरी कि ऊपर D ही आए P नीचे ही आए, बस ये सामने सामने की बात होती है। CP के सामने डिस्काउंट, MRP के सामने P, या ऐसे कह लो MRP में से डिस्काउंट माइनस होता है तो MRP के क्रॉस में डिस्काउंट, CP में प्रॉफिट जुड़ता है तो क्रॉस में ये। अच्छा, तो फॉर्मूला हम देखें कि MRP अपॉन CP। MRP हमें कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, पता करना है। CP पूछी है, CP हमसे दे रखा है तो कितना 1200 रुपये, 1200 रुपये का क्रय मूल्य है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 16% छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है 16%, 16। ठीक है, और 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि P की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला हमें कैसे ध्यान रखना है कि कब लगेगा, जब इन चारों चीज़ों की बात हो रही है क्वेश्चन में। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, CP और MRP का पूछा था कि कितना क्या है बढ़ोतरी है, CP से MRP कितना बढ़ा के लिखा हुआ है। ऐसे भी पूछ सकता है CP और MRP का अनुपात क्या है, और अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा हो तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। काफ़ी असरदार फॉर्मूला है, बिना कुछ खास कैलकुलेशन के हम इसे आसानी से कर पाते हैं।
100 में 12 जुड़ेगा तो 112, 100 में से 16 घटेगा तो 84। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद क्या है कैलकुलेशन कि MRP बराबर 112, 12 से उधर ऊपर जाके इंटू हो जाएगा अपॉन में 8400। अगर मैं 12 से काटूँ 100 बार, 12 से काटूँ 7 बार, इतना आ गया। 7 से हम इसे काटेंगे 16 बार जाएगा, 16 इंटू 100, 1600। तो 1600 रुपया हमारा MRP है, अंकित मूल्य है कि इतने रुपये अगर अंकित करें वो, तो 1200 रुपये क्रय मूल्य होने पर इतना % डिस्काउंट देने पर 12% का लाभ हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था इसको करने का। इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा देखें, आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। मैंने 2 क्वेश्चन लिए इस टाइप के। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ शॉपकीपर, देखो मैंने आपके समझ में आने के लिए दोनों लैंग्वेज यूज़ किया है, जिसको जैसे समझ में आया। मैं हिंदी पढ़ के बताता हूँ, आप इंग्लिश पढ़ के देख सकते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो उसे कितनी % लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा है MRP। ठीक है, तो देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, CP MRP के क्रॉस में डिस्काउंट और CP के क्रॉस में प्रॉफिट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो अगर P की वैल्यू में सॉल्व करो नेगेटिव आ जाए तो मैं ये समझ लूँगा कि P को क्या है, लॉस मानना चाहिए था, है ना। अभी शुरुआत में तो हमें पता नहीं है कि क्या है, P है या लॉस है, तो मैं +P मान के चल रहा हूँ। अगर P की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये दर्शाएगा कि यह लॉस होना चाहिए था। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारा जो अंकित मूल्य है वो 50% ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ये अंकित मूल्य है इसको मैं देखूँ कि क्रय मूल्य को मैं 100 मान लेता हूँ, क्रय मूल्य को मैं 100 मान लेता हूँ, तो अंकित मूल्य 50% ज़्यादा है इससे। तो देखो 100 से 50 ज़्यादा है तो मैं क्या मान लूँ, 100 और 150। 100 पे मैंने क्यों माना, क्योंकि 100 पे 50% निकालना आसान था। ठीक है, तो 100 को मैंने माना क्रय मूल्य और MRP क्या है 50% बढ़ा के लिख दी तो 150। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 100 डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट क्या है 40%, इनटू अपॉन में क्या आएगा, P के बारे में जानकारी नहीं है तो P ऐसा का ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक, अगर मैं इसको देखूँ तो कितना आएगा, ये 5 से कटा ऊपर 2 बार, 5 से कटा नीचे 3 बार, ये कितना आ गया 60, 100 प्लस P। अगर मैं क्रॉस करूं तो देखो 2 से कटेगा ये 30 बार, क्रॉस करूं तो 90 बराबर 100 प्लस P। अब मैं 100 को यहाँ घटाऊंगा ले जाके तो -10 आ गया, -10 बराबर P%। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया अगर P की वैल्यू अगर कहीं नेगेटिव मिल जाए इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसका मतलब क्या हो, लॉस होगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर्मूले में अगर यहाँ पे लॉस की बात होती तो यहाँ -L आता है, अगर प्रॉफिट की बात होती +P आता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें शुरुआत में नहीं पता था, तो हम क्या है लास्ट में हिसाब से देख के बता सकते हैं कि लॉस हमारा 10% का है ना। लॉस क्या होता है, नेगेटिव प्रॉफिट, है ना। तो लॉस क्या है हमारा 10% आया है, 10% की हमें हानि हुई है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला बेस मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा ये आपको फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके हमारी वीडियो से। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली जो क्वेश्चंस 15-15 की मैं सीरीज चला रहा हूँ वो आपको टाइमली मिल सके, आपकी तैयारी में हेल्प हो सके। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई राशि 16/2/3 वर्ष में दुगुना हो जाए। ठीक है, देखो मैं इसको ट्रिक से और क्या है बेसिक से दोनों से बताऊंगा कि गुना वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पूछी है, मतलब यानी कि R% पूछा है ना। अच्छा, क्या कह रखा है, जिससे कोई राशि 16/2/3 यानी कि टाइम कितना दे रखा है 16/2/3 वर्ष में दुगनी हो जाए, यानी कि
जो हमारा क्या है मिश्र धन है, अमाउंट है, वो क्या है P का दुगना हो जा रहा है। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा अमाउंट है वो दुगना हो गया प्रिंसिपल के। तो देखो अगर हम जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस P के बराबर होता है ना। अगर मैं मूलधन में ब्याज जोड़ दूँ तभी तो मेरा मिश्र धन आएगा। अच्छा तो देखो यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है 2P और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है SI प्लस P। ठीक है, P को मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे SI कितना आ गया, P आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज था वो हमारा प्रिंसिपल के बराबर ही है, तभी तो दुगना हुआ। अच्छा तो फॉर्मूला क्या होता है SI का, SI यानी कि SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है। अब SI कितना दे रखा है यहाँ पर, P दे रखा है, बराबर P की जगह पे तो P ही लेना है, R हमें जानकारी नहीं। T की जगह पे क्या लिख दो, 16/2/3। अब 16/2/3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 16 48 प्लस 2 50, 50/3। तो मैं T की जगह पे 50/3 रखूँगा, ठीक, अपॉन 100, ये आ गया। अच्छा P से P कट गया, 50 से 2 बार कट गया, तो R/6 बराबर 1। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। ठीक है, 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इधर पहुँचेगा तो R की वैल्यू क्या है 6% निकल के आ गई। ठीक, क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह से गुना वाले क्वेश्चन में ना आपको क्या है ऐसा भी दे सकता है कि रेट दे रखा हो, टाइम पूछा हो, तो यही फॉर्मूले तरीके से हम इसको क्या है रेट से टाइम भी निकाल सकते हैं। अब इसकी जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है टाइम बराबर n-1 अपॉन R इंटू 100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। n यानी कि कितने गुना हो रहा है, t यानी कि टाइम, r यानी कि रेट। अब यहाँ पर रेट पूछा है तो रेट को यहाँ लिख दो, टाइम को यहाँ लिख दो। अगर टाइम पूछा है तो रेट को यहाँ ही रहने दो। तो r बराबर n यानी कि गुना, कितने गुना है 2 माइनस 1, t टाइम कितना है 50/3। तो यहाँ पर मैं 50 लिख दूँ, बटे 3 लिखूँगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100। ठीक है, 50 से ये 2 बार गया, ये तो 1 ही बचेगा, ये 3 है, ये 2 बार गया तो ये आ गया 6 वर्ष। 6, अच्छा वर्ष रेट है तो 6%। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी आसान तरीके हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में करना है तो ये तरीका काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपने हमारी सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 2 वीडियोस हैं, इसमें पहली वीडियो तो सिर्फ क्या है गुना वाले क्वेश्चनों की है, वहाँ से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन वॉट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट इतना। देखो वही सेम टाइप है, अब मैं जो शॉर्ट वाला तरीका वो बताऊंगा कि टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या है n-1 अपॉन r, है ना, गुना वाला क्वेश्चन है। अच्छा अब यहाँ पे गुना कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इन वॉट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5। अच्छा ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2.5 हुआ है, अमाउंट नहीं हुआ 2.5। तो देखो इस फॉर्मूले को क्या है आप लगाने का तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है 2/5 प्रिंसिपल के, है ना। पैसे के बारे में ये नहीं कह रहा कि हमारा पैसा इतने गुना हो गया, हमें ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 हो गया है। अगर यहाँ पे पैसा बता रहा होता तो फॉर्मूला लगाते। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर कितना आ गया 2/5P। अब यहाँ पर दे क्या रखा है, रेट हमें दे रखा 8, तो P से P कट गया, R की जगह पे क्या यूज़ करूँगा 8, T अपॉन 100 बराबर 2/5। तो देखो T निकालना है तो क्रॉस करके भेज देंगे हम, तो T बराबर 200, 5 इंटू 8 40, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताया, क्योंकि क्या है कभी कभी आपको ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है इस तरीके से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारा ये दे रखा होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 2.5 टाइम्स हो गया है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें दे रखी है 2.5, और कभी भी क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल 2.5 तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पैसा बढ़ता ही तो है, पैसा हमारा बढ़ रहा है ना। तो हमारा जो अगर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 2.5 हुआ, अगर यहाँ अमाउंट होता तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती। 2.5 का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल से भी कम हो गया हमारा अमाउंट, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, पैसा तो बढ़ता जाता है इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको डाउट लगे ना, एक बार दोबारा वीडियो को, क्वेश्चन को देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बस में क्या दिक्कत थी कि हमारा पैसे के बारे में ये नहीं कह रखा कि पैसा कितने गुना हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो अब इस फॉर्मूले को न लगाएं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स। कोई साधारण धनराशि क्या है 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 2 गुना होगी। अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशन वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, कि पहले में दे रखा है कि 20 में 3 गुना, तो 2 गुना कितने में होगा। तो ये 2 टाइप्स जो होते हैं, 2 वाले, इसका क्या तरीका होता है, T1/T2 N1 - 1/N2 - 1। T1 क्या है, पहला जो साल दे रखा है केस, जैसे 20 वर्ष। N1 क्या है, पहला गुना जो दे रखा है। T2 क्या है, दूसरा वर्ष जो है, और N2 क्या है, दूसरे गुना जो है ना। 2 केस बनते हैं। तो T1 हमें कितना दे रखा है 20, T2 हमें पता नहीं, ठीक। N1 हमें कितना दे रखा है 3 -1 लिख दिया, और N2 कितना दे रखा है 2 -1 लिख दिया। तो ये कितना आ गया 3 - 1 2, नीचे 1। इसको सॉल्व करूँगा क्रॉस करके, तो ये 2 से 10 बार कटेगा, तो T2 कितना आ जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। तो जब यहाँ पर हमें 2 केस दे रखे हों कि पहले इतने सालों में इतना गुना, तो कितने सालों में 2 गुना, तो इस तरह से हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि 10 वर्षों में कितना गुना होगा, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू हम रख के N2 की वैल्यू निकाल लेते, है ना। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। 400 पैसा बढ़ के इतना हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 400, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष, ठीक। और पैसा बढ़ के इतना हुआ है, यानी कि अमाउंट, मिश्र धन, वो 480 रुपये है, ठीक है। 400 रुपये इतना बढ़ के हो गया है, यानी कि ब्याज कितनी मिली है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 80 रुपये का, ठीक है। अच्छा, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, पहले रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले रेट पता कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P, यानी कि 400 इंटू आर पता नहीं, इंटू टाइम कितना है 4/100, ठीक है। 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे, 4 × 4 16 होता है, 16 से 80 5 बार कटेगा, यानी कि आर हमें दे रखा है 5%, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि ब्याज 2% बढ़ा दी जाए, यानी कि देखो ब्याज पहले क्या है 5%, अगर इसमें मैं ब्याज 2% बढ़ा दूं तो कितनी परसेंट ब्याज हो जाएगी 7%। अब नया मिश्रधन क्या होगा, तो नया मिश्रधन के लिए पहले नई ब्याज निकाल लेते हैं। नई ब्याज कितनी आएगी P, यानी कि 400 इंटू आर क्या मैं 7 यूज़ करूँगा, अगर टाइम तो वही दे रखा है 4 साल, ठीक है, अपॉन 100, ठीक। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 7 या 28, 28 इंटू 4 112, ठीक है। तो 112 रुपये हमारी ब्याज बनी, ठीक। अगर हमने 2% ब्याज बढ़ा दी है तो, अगर हमें देखो, लेकिन मूलधन कितना दे रखा था 400, तो हमारा जो मिश्रधन आएगा, अमाउंट जो आएगा, वो हमारा आएगा 400 रुपये पे 112%, की अब हमारी ब्याज बनी है 7% के हिसाब से, तो टोटल पैसा जो बनेगा वो 512 रुपये बनेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के लेंदी क्वेश्चन बना के दे दिया। लेंदी भी हालांकि नहीं है, 2 लाइन का ही है, कि हमें 400 रुपये पर इतनी हमें मूलधन मिश्रधन मिला, तो पहले हमने क्या है इसकी R% निकाल ली, फिर R को 2% बढ़ा दिया तो नई R% आ गई। अब हमें यहाँ पर R भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, सब कुछ तो है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, जोड़ के अमाउंट निकाल लिया है, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
कहीं भी आपको डाउट लगता है ना, बैक करके दोबारा देखा, वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उस टाइप के क्वेश्चन की और एक वीडियो आपके लिए और तैयार कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए और 6 वर्ष बाद उसे इतना ब्याज प्राप्त हुआ, तो आर क्या था? तो एक चीज़ देखो कि क्या दे रखा है कि 6 वर्ष में उसे इतने % पे इतने ब्याज मिली। ठीक है, तो देखो, तो करने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ना कई तरीके से किया जा सकता है। एक चीज़ देखो कि 6 वर्ष में ना, 6 वर्ष में कितनी ब्याज मिल रही है? 6 वर्ष में मिल रही है 4200। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, जो साधारण ब्याज में क्या होता है खासियत है कि हर साल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज होती है बराबर रहती है। चक्रवर्ती में क्या ब्याज पे ब्याज लगती चली जाती है, लेकिन साधारण ब्याज में क्या है, हर साल ब्याज समान रहती है। तो देखो, अगर 6 वर्ष में 4200 रुपये हैं तो एक वर्ष में कितना होगा? अगर समान है तो हर साल बराबर होगा ना, तो एक साल में कितना आ गया? 700 रुपये। एक साल का पैसा कितना है? 700 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि एक साल में 700 रुपये मिल रहा है, कितने पे? हमारा 29,400 रुपये पे। 29,400 रुपये पर हमें 700 रुपये ब्याज मिल रही है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है? R%। R% का मतलब क्या होता है? R% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर कितना ब्याज मिल रही है। R% क्या होता है? देखो, हम सभी जानते हैं कि प्रतिशत, जो ब्याज की प्रतिशत है उसका मतलब क्या होता है? 100 रुपये कितनी ब्याज मिल रही है। देखो, अगर 294 100 में 700 रुपये की ब्याज मिल रही है तो 100 रुपये पे कितनी मिल रही होगी? 294 से डिवाइड कर दो, 294 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 7 से करूँगा 100 बार, 7 से करूँगा तो 42 बार, 2 से करूँगा 50 बार, 2 से करूँगा 21 बार, तो ये आ जाएगा 21 से 2 बार करूँगा, 21 से 2 बार काटूंगा तो 42, और 8 शेषफल है तो 8 ऊपर आ गया, तो 2/8/21%। प्रतिशत क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 100 रुपये पर जो ब्याज मिल रही है वही तो हमारी ब्याज की दर होती है। ठीक है ना। और जो इसका क्या है बेसिक तरीका, मैं उसको बता देता हूँ, इसको रिपीट कर दूंगा कि हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 4200। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? P यानी कि 29,400 रुपये इंटू R इंटू टाइम कितना दे रखा है? 6/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, R पूछा है तो कि 4200 डिवाइडेड में 294 इंटू 6 से कटेगा ऊपर 700 बार, और 700/294, तो देखो यही तो आया था हमारा 700/294, वही तो हम निकाल लें यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 2/8/21%। ठीक है, तो दोनों में आपको तरीके बता दिए। इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हर साल ब्याज हमारी समान रहती है, तो 6 वर्ष में इतनी है तो एक साल में इतनी हो गई। एक साल में कितने रुपए पे हुई? इतने रुपए पे। अगर इतने रुपए पे इतनी है तो 100 रुपये पे कितनी होगी? तो 100 रुपये पे जो ब्याज निकल के आती है वही हमारी ब्याज की दर होती है। ब्याज की दर मतलब क्या है? प्रतिशत, 100 पर, तो 100 पर इतने रुपए यानी कि इतना प्रतिशत। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्या है, 5 क्वेश्चंस। देखो, 5 क्वेश्चन हमने प्रॉफिट की लॉस के लिए, 5 क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट के। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 टाइम्स हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो इसमें एक चीज़ देखो, इसमें क्या क्या रखा है कि पैसा हमारा 2.25 गुना हो गया है। ठीक है, तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का देखो मैं बिना फॉर्मूले के दोनों से करके बताऊंगा, आपको जैसा समझ में आए वैसे करके देखें। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर n, है ना। चक्रवर्ती ब्याज में क्या है, जो मिश्र धन का फॉर्मूला है ये होता है। अब अमाउंट के बारे में क्या क्या रखा है? प्रिंसिपल का 2.25 गुना, यानी कि 2.25 गुना प्रिंसिपल की, तो P 1+R/100 की पावर 2।
ठीक है, पी से पी कट गया। अच्छा यहाँ पे देखो वर्ग लगा रहा है, यहाँ पे ये इतना लगा है, अगर मैं इसे दोनों तरफ वर्गमूल कर दूँ तो ये हट जाएगा। तो 2.25 का वर्गमूल हम जानते हैं कि ये 1.5 का वर्ग होता है, ये 1.5 का वर्ग होता है। तो 1 + r/100 है ना, सीधे हाथ पे भी वर्गमूल लिया तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, वर्गमूल लिया है मैंने दोनों तरफ। अब मैं 1 को यहाँ पे घटाऊंगा तो सिर्फ 0.5 रहेगा, तो 0.5 बराबर r/100। अब मैं 100 से इसमें इंटू दूंगा तो क्या है, एक पॉइंट एक जीरो खत्म होगा तो 50 आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 50%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, मैं बिना फॉर्मूले आपको करके बता देता हूँ। देखो पैसा क्या है, 2.25 गुना हो गया है। मैं मान लूँ कि मेरा शुरुआत में 1 रुपीज़ था, 1 से कितना हो गया, 2.25 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। तो अगर 1 साल का निकालना हो ना, 1 साल का निकालना हो तो वर्गमूल कर देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 साल का होता तो घनमूल निकालते। देखो जितना गुना होता है ना, मतलब जितने साल में दे रखा होता है ना, उसका उतनी पावर 1/4 कर देते हैं। अगर 4 साल होता तो 1/4 पावर कर देते, 5 साल दिया होता तो 1/5 कर देते ताकि 1 साल का आ जाए। जबकि उसमें क्या करते थे, हम डिवाइड कर देते थे साधारण ब्याज में, है ना। अब एक चीज़ देखो, 1 रुपये पे 1 साल पे इतना पैसा हो रहा है, तो कितना पैसा बढ़ रहा है, 0.5। 1 साल पे 0.5 रुपये बढ़ रहा है, तो कैसे ब्याज परसेंट कैसे निकालेंगे, 0.5/1, 0.5 बढ़ रहा है, 1 पे बढ़ रहा है, तो 0.5/1 × 100 यानी कि 50%। ठीक है, तो दोनों तरीके आसान थे। ठीक है ना, तो मैं आपको बताया कि जैसे आपको समझ में लगे, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है ना, अगर पेपर में आपको शॉर्ट में करना है, अगर ये समझ में आ जाए तो ये काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन हाउ मैनी ईयर्स विल 2000 रुपये अमाउंट टू इतना एट 10% पर एनम ब्याज। हमारा पैसा क्या है, 10% की ब्याज से 2000 रुपये कितने सालों में इतना हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो, अमाउंट का जो फॉर्मूला है क्या है, P1 + r/100 की पावर n, ये तो होता है फॉर्मूला। हमसे टाइम पूछा है, कितने वर्ष पूछे हैं, एन की वैल्यू पूछी है। तो अमाउंट के बारे में हम जानते हैं कि अमाउंट हमें दे रखा है 2420। प्रिंसिपल को मैं नीचे भेज दूँ तो प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपये। तो 1 + r की जगह पे क्या यूज़ करूँ मैं, 10/100 नीचे चल ही रहा है। ठीक है, अच्छा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, एलसीएम लूँगा तो 10 + 1 11/10 की पावर n। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से ऊपर काटूंगा तो 121, 2 से नीचे काटूंगा तो 100। अब देखो यहाँ पर 11/10 है, इसको मैं 11/10 की पावर में कैसे लिख सकता हूँ, ये 11/10 की पावर 2 है, 11/10 की पावर 2 है। अगर मैं घातों की तुलना कर लूँ तो कितना मिलेगा, n बराबर 2, यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, तो देखो इस तरह से फॉर्मूले से हम आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको क्या है जल्दी से करना है तो देखो फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि पेपर में कितने ट्रिक याद रखोगे, है ना। तो आपको फॉर्मूला से करना आना चाहिए। सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक से करना भी हानिकारक होता है। ठीक है, सारी अगर हमें पेपर में याद ही ना रहें तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे n बराबर 2, n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितने सालों में वो 8 गुना होगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूँ, ट्रिक से भी बिना ट्रिक के भी, जैसे आपको समझ में लगे। ठीक, इसमें क्या कह रखा है, हमारा पैसा डबल हो जाता है 4 सालों में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा जो प्रिंसिपल है उसको P मान लूँ, अमाउंट को क्या कह रखा है, अमाउंट दुगना हो गया है यानी कि 2P हो गया है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर यानी कि 2P बराबर P, अमाउंट बराबर P 1 + r/100 की पावर कितना, 4 साल। P से P कट गया तो यहाँ से हमारी 1 + r/100 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला से हमने किया। सेकंड कंडीशन क्या कह रखी है कि हमारा पैसा 8 गुना यानी कि अमाउंट 8 गुना हो जाए, यानी कि 8P बराबर
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n पूछा है कि कितने समय में ये कहानी बनेगी। तो एक चीज़ देखो, पी कट गया। अब यहाँ पे देखो ये 8 है, यहाँ पर ये है। अगर हम जानते हैं कि 2 की वैल्यू इतनी है तो 2 से हम 8 में कैसे पहुँचेंगे? 2 का क्यूब करके, 2 का घन करके। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख दूँ, 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दूँ, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 मतलब इसकी पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 थी। अगर इसकी पावर 3 करूँगा तो 12 आ जाएगी। और ये किसके बराबर चल रहा है? इसके बराबर। और इसकी हम दोनों की तुलना करें तो n बराबर कितना मिलेगा? 12। मैं वो रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से भी बताऊँगा। हमें दे रखा था अमाउंट क्या है, दुगना हो रहा है प्रिंसिपल के, तो 2p बराबर इतना आ गया, p कट गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ गई। सेकंड केस क्या बन रहा था कि हमारा पैसा 8 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है तो p कट गया, इसकी वैल्यू इतने के बराबर है। हम देखें कि 8 की वैल्यू इतनी है और 2 की वैल्यू इतनी है, तो 2 से हम 8 में कैसे पहुँचे? 2 की पावर 3 करके 8 लिख सकते हैं। तो यानी कि 8 की जगह पर 2 की पावर 3 लिख दिया। अगर 2 की वैल्यू इतनी है तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी पावर 3 हो जाएगी। अगर पावर ही पावर लगाएंगे तो पावर गुणा हो जाती है, यानी कि 12, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, लेकिन ये तो इसके बराबर है। दोनों की तुलना करूँगा तो n का मान 12 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या है, हम ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से कैसे करना है कि पैसा हमारा क्या है, 4 वर्षों में दुगना हो रहा है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा? ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो पहले में दिया हुआ है ना उसके फॉर्म में, उसकी पावर में इसको लिखना होता है। तो मैं 8 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 3, है ना। जो हमें सेकंड कंडीशन केस में जितना हमें क्या है गुना दे रखा हो ना कि इतने गुना हो गया, उसको पहले वाले की पावर में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छा हमने 2 की पावर 3 लिख दिया। अगर यहाँ पे 4 गुना होता तो 2 की पावर 2 लिख देते, 16 गुना होता तो 2 की पावर 4 लिख देते, है ना। तो 2 की पावर में लिखना है क्योंकि यहाँ पहले 2 दे रखा है। तो जो आंसर टी की वैल्यू आती है, जो पहले वाला समय है वो इनटू कितनी की पावर में लिखा है हमने, वो 12। ठीक है, तो 12 वर्ष। ठीक है ना। देखो दोबारा बता देता हूँ कि पहले दे रखा है कि 4 सालों में दुगुना है, कितने सालों में 8 गुना होगा। 8 को हम 2 की पावर 3 में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 की पावर में हमें दे रखी है, 2 की पावर 1 हमें दे रखी है, तो 2 की पावर 3 पूछा है। तो अगर पावर 3 का निकालना हो तो 3 से पहले वाले सालों को गुणा कर देंगे तो हमारा ये 12 वर्ष आ जाएगा। ये क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसको आप क्या है 2-3 बार करके देखेंगे ना इस क्वेश्चन की, क्या है आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लिंक वीडियो का मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ में इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है ना, वीडियो में, वहाँ से आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक तरीका ये है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 41 रुपये है। तो राशि याद कीजिए। देखो ये ब्याज का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन हो, अंतर वाला, 2 सालों की बात हो रही हो, तो उसका फॉर्मूला है r/100 का वर्ग। ये फॉर्मूला है अगर 2 सालों के क्या है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात हो रही हो तो। अब हमसे कई चीज़ें पूछ सकता है इसी में कि डिफरेंस दे रखा है, ये दे रखा है r निकाल लो, डिफरेंस दे रखा है r दे रखा है p निकाल लो, p दे रखा है r दे रखा है डिफरेंस निकाल लो। देखो सब इस एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा हमारा। तो देखो डिफरेंस क्या है 41 रुपये, प्रिंसिपल क्या है हमें पता नहीं, r के बारे में जानकारी दे रखी है 5 है, तो 5 का वर्ग 25 और नीचे 100 है, 100 का वर्ग 100 × 100। अब देखो 25 से कटेगा ये 4 बार, तो 400 का इंटू उधर करना है, 400 का इंटू करूँगा तो 16,400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपको ध्यान करना है। ठीक है, बेसिक से करने लगेंगे काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। जहाँ पे आपको लगता है कि फॉर्मूला याद करना है वहाँ फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बाकी क्या है तरीके से भी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब 3 सालों का एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 सालों का अंतर हमें पता करना है, या दे रखा है तो हमें प्रिंसिपल पता करना है। तो देखो 3 सालों वाले के लिए क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर डिफरेंस बराबर
डिफरेंस बराबर P R/100 की पावर 2 3 + R/100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो इस फॉर्मूला पे बेस में 3-4 क्वेश्चन करा रखे हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में, वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ इसी वीडियो में। ठीक है ना, वहाँ से आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं। तो डिफरेंस बराबर ये फॉर्मूला है 3 सालों का। तो डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 992। ठीक है, अच्छा P हमें पता करना है, R दे रखा है 10%, यानी कि 10 का वर्ग 100 और 100 का वर्ग 100 × 100। 3 R दे रखा है 10 100 या प्लस है, 1 0 से 1 0 कट गया, 100 से 100 कट गया, 100 से इधर इंटू करूँगा तो 9 9 2 0 0 बराबर P 10 और 3 30 और 1 31 31/10। तो देखो P की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। तो 31 से कटेगा 3 और 2 32 32 बार, तो 32 और पीछे 3 0, यानी कि हमारा जो मूलधन है वो 32,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 3 सालों के अंतर वाला, और इससे पिछला क्वेश्चन था 2 सालों की जो ब्याज है साधारण और चक्रवर्ती उसके अंतर वाला क्वेश्चन। तो आई होप ये 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से। अगर डाउट लगता है तो वीडियो को बैक करके दोबारा एक बार देखें, कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे एग्जामों का लेवल क्या है बढ़ रहा है, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको डेली 15-15 की सीरीज़ में कवर करा दूंगा। ठीक है ना, बस आपने क्या करना है रोज़ के रोज़ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते चलना है, ताकि आपका क्या है एक साथ लोड भी ना पड़े और क्या है डेली प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि डेली वीडियो आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के बीच में शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।